हेलो दोस्तों, आज ये कुछ ज्यादा हो गया। शूट करने वाले हैं कौन सा रिव्यू? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी रे अपना हेरिडिटरी। आज हेरिडिटरी की बात करने वाले हैं। हमारे एरी अस्टर साहब की मूवी है। आई डोंट नो मैंने ऐसे क्यों किया, बट ये शायद रिस्पेक्ट की वजह से किया होगा। नहीं, पर ये स्वर्गवासी के लिए होता है, पर ठीक है। अच्छा, तो ऐसे अच्छा, एरी अस्टर साहब आप देख रहे हो तो हमारे भगवान सबके भगवान ही होने चाहिए आर्य एस्टर साहब। तो उनके बारे में क्या ही बोलूँ मैं, उनके बारे में जो जितना बोले जाए उतना कम है। प्रवचन ऐसा कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है, तो चलेगा। प्रवचन ही कर रहे हैं वैसे तो हम, और कुछ करते नहीं है। हाँ, लोगों को हम लोग सिखा रहे हैं। अगर ये प्रवचन अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ये चैनल को। ये लाइक्स की भीख मेरे को आज तक पसंद नहीं है, और मेरे पूरे लाइफ टाइम में कभी पसंद नहीं आने वाली है। बुरी बात है तो बुरी बात है। हाँ, बुरी बात है तो बुरी बात है, क्या कर सकते हैं। तो कैसा रहा हेरिडिटरी का एक्सपीरियंस? हेरिडिटरी को देख के एक ही वर्ड है मेरे पास, हेरिडिटरी। वाइब थोड़ा इस मूवी का डार्क है, पर डार्क के साथ साथ थोड़ा सा सिंपल टाइप का भी है। इट्स नॉट अ वेरी मैग्नेनिमस मूवी, थोड़ी सी सिंपल सोबर मूवी है। तो ये कहाँ डार्क है, ये तो लाइफ है। हाँ बस तो इसलिए आज हमारा भी वाइब, या तो सिर्फ मेरा वाइब थोड़ा सा सिंपल सोबर है। इनका पता नहीं, ये हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हैं, पता नहीं कौन से हार्मोन हैं इनके अंदर। मतलब ऐसे अलग से हार्मोन्स नहीं डाले, प्लीज स्पेसिफाई। लगता होगा पर लेकिन डाले नहीं। लगता है आपको अभी शो ऑफ करने नहीं बैठे। तो हेरिडिटरी पहले तो स्टोरी थोड़ा सा समझाते थे, क्योंकि अगर स्टोरी नहीं समझाते फिर मूवी के बारे में बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये ऐसी मूवी नहीं है जो बिना स्टोरी के साथ समझ में आएगी। तो हेरिडिटरी एक फैमिली के बारे में एसेंशियली, बस एक फैमिली अपना लाइफ जी रही होती। उसमें हस्बैंड वाइफ, एक बेटा जो बड़ा है, एक बेटी जो कुछ 13 साल की है। और जो बेटा है वो थोड़ा सा अलूफ रहता है, ज़िंदगी में उसको कुछ काम धंधा है नहीं, कुछ करने का उसको रस नहीं मिलता। उसकी बेटी कितनी क्रीपी है। मैं समझाऊंगा, पूरी बात समझाऊंगा मैं आपको। मैंने इसके बारे में, मैंने हेरिडिटरी के बारे में जितनी रीडिंग की है ना, उतनी शायद ही किसी ने की होगी। या तो ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं शायद ही किसी ने की होगी, बिकॉज मेरे कुछ और दोस्त भी हैं जिनको मेरे से ज़्यादा पता है हेरिडिटरी के बारे में। पर मैंने जितना पढ़ा है मैं उतना समझा दूंगा आज। तो जो बेसिकली उसका बेटा होता है वो थोड़ा सा वियर टाइप किस्म का आदमी होता है, क्योंकि उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। मतलब वो क्लास के बीच में लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, उसका बस यही इंटरेस्ट है लाइफ में। जो उसकी माँ है वो थोड़ी सी ट्रॉमेटाइज्ड है, क्योंकि उसकी माँ के लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। उसकी जो माँ थी, ग्रैंड मदर, वो थोड़ी सी अब्यूजिव थी लाइफ में, और वो बहुत ज़्यादा बस कॉन्सेंट्रेटिव थी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, जो था मूविंग फॉरवर्ड ना। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, बहुत लोग अलग समझेंगे इसको, पर लेकिन एसेंशियली बहुत अब्यूजिव मदर थी उसकी वजह से उसको लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ा है। उसकी वजह से उसके भाई ने सुसाइड भी किया, सुसाइड भी कर देना। तो बेसिकली जो माँ है, नाम भूल गया मैं उसका, एनी शायद नाम है उसका। हाँ, एनी जो है वो पूरा दिन बस ट्रॉमा में जीती रहती है। पर उसकी जो बेटी है वो थोड़ी सी अलग है, मतलब वो सबसे अलग। वो मेरे को समझ में नहीं आई। तो इतनी क्रीपी थी क्या? मतलब उसका साइकी ऐसा था कि कोई अलग आत्मा थी उसके अंदर? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने मूवी ध्यान से देखी होगी तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो दादी माँ थी, नाम भूल गया मैं उसका, जो एनी की माँ थी, शी वॉज obsessed with male children that Annie was going to have. She wanted Annie to have only and only male children. अभी इसका रीज़न सेक्सिस्ट नहीं है, इसका रीज़न बहुत डीप है। बेसिकली इसका रीज़न ये था कि मूवी में एक कल्ट दिखाया गया है। That cult worships a spirit or a demon
which is of a king that exists in mythology. उस king का नाम था पेमन. पेमन को मेंशन किया होगा आप, अब मुझे पता नहीं आपको याद है कि याद नहीं है क्योंकि मेरे को टाइम हुआ मूवी देखे. हाँ, तो किंग पेमन को ये लोग वर्शिप करते हैं, ये कल्ट. एंड पेमन को वर्शिप करने वाले आज तक बहुत है दुनिया में, अभी भी हैं. अच्छा. और उनके जो कल्टिस्ट मेथड्स हैं वो जो मूवी में दिखाए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है. बेसिकली वाई दे वर्शिप पेमन इज़ बिकॉज पेमन इज सपोज टू गिव यू पावर एंड मनी, पावर एंड वेल्थ. ये दोनों चीज़ पेमन की स्पेशलिटी है. और जो भी उसको वर्शिप करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम इसको वर्शिप करेंगे तो हम लोग को ये दोनों चीज़ मिल सकती है. तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इस कल्ट का पार्ट थी. और इस कल्ट का बेसिकली उन्होंने निर्माण किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था ये कल्ट. किसने? जो ग्रैंड मदर थी, एनी की जो माँ थी. ओह अच्छा. और बेसिकली बहुत सारे मेंबर्स लेके आई थी वो ये कल्ट में. और उन्होंने ट्राई किया था कि जितनी भी नई संतानें निकलती है हमारे ब्लड लाइन से, उन सब के अंदर हम लोग पेमन की जो स्पिरिट है वो डालने की ट्राई करेंगे. अब पेमन का एक और पर्क है, समझो. पर्क तो नहीं बोल सकते, साला गांडू आदमी है. पर पेमन का एक ऐसा क्वालिटी है कि ही कैन ओनली बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ मेल पर्सन. दैट्स व्हाट ही लाइक्स. ही लाइक्स टू बी इन अ मेल बॉडी. तो अगर उसको फीमेल बॉडी में डालने की ट्राई करोगे तो फिर फेलियर हो सकता है. तो इसीलिए जो एनी की माँ थी, जो ग्रैंड मदर थी, वो ऑब्सेस्ड थी इसको लेके कि एनी को मेल चाइल्ड हो, ताकि उसके अंदर स्पिरिट डाली जा सके. अब जो फर्स्ट चाइल्ड जो हुआ, जो लड़का था उसको देख के एनी की माँ बहुत एक्साइट हो गई थी कि चलो मेल बच्चा हो गया है, अब इसके अंदर स्पिरिट डाली जा सकती है. पर एनी के पास अलग प्लान्स थे, बिकॉज एनी को पता था कि अगर मेरी माँ के पंजे मेरे बच्चे पर चले गए तो फिर वो नहीं निकल पाएंगे उस चीज़ से. क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा, जो एनी की माँ थी, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी और बहुत ज़्यादा असर्टिव थी एक तरीके से. उनको यही चीज़ थी कि मेरे हिसाब से चीज़ होनी चाहिए और मैं सब चीज़ को मेरे हिसाब से करने का ट्राई करूँगी. तो ट्राई किया उन्होंने उसके अंदर अपनी स्पिरिट डालने का. मैं लड़के का नाम भूल गया. पर एनी ने ज़्यादा रिलेशंस बनने नहीं दिए उसके और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में. पर जब सेकंड बच्चा हुआ, जो लड़की हुई, चार्ली. हाँ. चार्ली का जो रिलेशनशिप था उसकी ग्रैंड मदर के साथ, वो बहुत क्लोज था. बिकॉज एनी को लगा कि अब फर्स्ट चाइल्ड हो गया, उसको बाहर में जाने दो. सेकंड चाइल्ड हो गया, उसको अपने नानी के पास भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाट शी डिडंट रियलाइज इज दैट इसके और रेपरकशंस हो सकते हैं. तो अब जब चार्ली आई तब एनी के माँ ने सोचा कि चलो मेल चाइल्ड नहीं मिला तो चार्ली में डाल सकते हैं आत्मा को. तो चार्ली में डाल दिया उन्होंने. पर मेल चाइल्ड तो था ना. मेल चाइल्ड था, पर मेल चाइल्ड को इतना एक्सपोजर नहीं मिला ना उसकी दादी के साथ, नानी के साथ. बट क्योंकि चार्ली इतना ज़्यादा क्लोज थी अपने नानी के साथ, तो कल्ट मेंबर्स ने सोचा कि चलो एक बच्चा तो मिला है हमको, उससे काम चला लेंगे. चालू माल मिला है पर काम चला सकते हैं. तो उन्होंने स्पिरिट डाल दी उसके अंदर. इसीलिए चार्ली जब बड़ी हुई थोड़ी सी, तो फिर उसकी जो पेमन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो उसके अंदर काफ़ी दिखने लगे. पेमन एक ऐसा विचित्र प्राणी था जिसको हेड्स से बहुत ऑब्सेशन था. ओह, इसीलिए. अब और भी बताओ. तो he was obsessed with heads and the entire idea of decapitation. उसकी वजह से अगर आप चार्ली को गौर से देखो तो फिर वो बहुत नोटिस करती है लोगों के सर, बहुत नोटिस करती है. और एक सीन जो सब लोगों ने शायद देखा होगा, स्टार्टिंग से ही समझ में आ गया कि इस मूवी की वाइब क्या होने वाली है. वो सीन था कि जब वो चार्ली को एक मरा हुआ पिजन मिलता है, and the first thing that she tries to do is, the first thing that she does actually to the pigeon is cuts off its head.
अब ये सीन देख के समझ में आ गया होगा लोगों को कि अब क्या होने वाला है आगे। तो एक टाइप से समझ में आ जाता है कि भाई इस बच्चे में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब मूवी में ट्विस्ट कब आता है, पूरी मूवी तो एक्सप्लेन करने जाने वाला वरना 2 घंटे निकल जाएंगे। तो मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब जो बच्चे का नाम क्या भूल गया मैं, पीटर चार्ली को लेके जाता है एक पार्टी में, और चार्ली इज एलर्जिक टू नट्स। ऑफ कोर्स एवरी अमेरिकन चाइल्ड एवर। चार्ली उधर जाके एक केक खा ली थी और वो केक में आलमंड्स होते हैं। हाँ। तो उसको हो जाता है एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलैक्टिक शॉक में चली जाती है वो, और उसको इमीडिएटली एपिपेन की ज़रूरत पड़ती है, पर एपिपेन उनके पास होती नहीं। एपिपेन जिनको पता नहीं, एपिपेन इज़ बेसिकली अ काउंटर एक्टिव एजेंट टू एलर्जिक रिएक्शन। उसमें एपिनेफ्रिन होता है। एपिनेफ्रिन इज इन बेसिकली एड्रेनलिन जो होता है, जो हार्मोन, हाँ एक तरीके का हार्मोन होता है जो पंप अप कर देता है बॉडी को। और अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है, अगर आप एड्रेनलिन यूज़ करते हो अपनी बॉडी में, तो फिर जो आपके थ्रोट के एयरवेज होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। आप जो पबजी में इंजेक्शन लेते हो ना। हाँ बेसिकली वही। तो थ्रोट जब ओपन हो जाता है तो फिर ब्रीदिंग ईजी हो जाती है। हाँ। तो एपिपेन उनके पास था नहीं, तो वो भागता है अपनी बहन को लेके हॉस्पिटल की तरफ, और हॉस्पिटल जा रहा होता है और रास्ते के बीच में एक डियर आता है। डियर की वजह से उसको गाड़ी घुमानी पड़ती है, और उस टाइम पे चार्ली खिड़की के बाहर अपना सर थोड़ा सा रखती है ताकि उसको ब्रीथ करने में इजी पड़े। पर उसको रियलाइज होता है कि बाजू में एक टेलीफोन पोल है, और उसमें हाँ ये हो जाता है। काफ़ी ग्राफिक सीन है, नॉट फॉर द लाइट हार्टेड। अगर ब्लड से दिक्कत है तो फिर किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा मैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटेंस सीन है। हाँ। पीटर जो है वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता, वो सीधा घर चले जाता है। वो सीन मुझे बहुत डीपली याद है कि वो सिर्फ बहुत चुप क्रेजी बैठा रहता है बहुत क्रेजी गाड़ी सीन के है वो। अंदर। और जब उसकी माँ उसको पूछने आती है ना कि वो किधर है, पूछने आती है ना, नहीं पूछने नहीं आती, वो डायरेक्ट देखती है। हाँ भाई वो बहुत गंदा सीन था। हाँ, वो वो घर जो पहुंचता है, रिएक्शन था उसका, fuck। वो घर जाते ही सो जाता है। भाई अब एरी आस्टर का ये एक स्पेशलिटी है कि उसको फेक करना नहीं पसंद। हाँ। तो वो ट्राई करता है कि उसके जितने भी एक्टर्स को वो कास्ट करेगा वो ऐसे एक्टर्स होंगे जिनको रोना आता है। तो अगर आपने मिडसमर देखी है तो फिर इसमें भी आपने देखा होगा कि फ्लोरेंस प्यू जो है वो इतना गंदे तरीके से रोई है कि उसको देख के आपको रोना नहीं आएगा, उसको देख के आपको डर लगेगा कि भाई ये कैसे रो रही है। सेम चीज़ आपको इस मूवी में भी देखने मिलेगी कि द वे एनी क्राइज इज एक्चुअली अ लिटिल टफ टू वॉच। अब वो रोना धोना होता है, ख़त्म हो गया पूरी बात। अब फैमिली के बीच में आ जाती दरार, क्योंकि समझ में आ जाता है कि पीटर ने चार्ली को मार दिया, एक्सीडेंटली मारा है पर लेकिन मारा तो है। अब बच्चा गया है फैमिली से तो थोड़ा सा दुख बहुत टाइम तक चले गए, बिकॉज रहता है यूजुअली बच्चे मरते हैं स्पेशली। तो कोरियन मूवी का यही स्पेशलिटी है, पर कोरियन मूवी में ट्रॉमा दिखाते नहीं कभी भी। उनमें उनके हिसाब से बच्चे तो मरते रहते हैं। क्या नया इसमें? Let's just move on। ये डार्क का ही तो लाइफ है। तो बिकॉज ये ट्रॉमा रहता है उनकी फैमिली में, तो वो एक ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। इसी बीच में एनी को एक औरत मिलती है जो इंसिडेंटली उसकी माँ की फ्रेंड होती है, पर वो अभी पता नहीं है हमको। उसको वो औरत ऐसे मिलती है कि मतलब बस रैंडमली कोई स्ट्रेंजर को मिल गई आप। तो जब वो मिलती है तो फिर वो बताती है एनी को कि मेरे को भी ट्रॉमा हुआ है, मेरा भी एक बच्चा मर गया था, पर मैंने एक सेयांस किया। सेयांस मतलब बेसिकली इफ़ यू आर कॉलिंग अ स्पिरिट टू योर प्रेमिसेस। अगर आपने ओवीजी बोर्ड ट्राई किया है कभी भी, मत करना, बहुत चुतिया चीज़ होती है। पर अगर सुना भी है ओवीजी बोर्ड के बारे में तो एसेंशियली सेम चीज़ है। अगर ओवीजी बोर्ड कर रहे हो तो तुम सेयांस कर रहे हो कि तुम एक स्पिरिट को या कोई आत्मा को अपने प्रेमिसेस के अंदर बुला रहे हो। ब्लडी मैरी। हाँ, जो हम चौथी में करते थे। तो सेयांस दिखाया कि कैसे करते हैं एनी को उसने, और बताया कि इफ़ यू वांट टू टॉक टू चार्ली दिस इज़ व्हाट यू कैन डू।
अब एनी ऑब्सेस हो गई उसके बारे में कि भाई चार्ली से बात हो सकती है, क्योंकि वो बिलीव करने लगी, क्योंकि एक्चुअली में जो किया था उसने, जो औरत थी वो, इट वॉज रियल, उसने एक्चुअली में अपने बच्चे को बुलाया था। तो वो देख के एनी बस चकाचौंध हो जाती है, बस ये तो अपने को करना है, ये अपने को चाहिए तो चाहिए, अब चाहिए तो कर पे उसने बोला कि वी ऑल हैव टू डू दिस टुगेदर। सबसे बड़ी मिस्टेक। अब उन्होंने साथ में बैठ के ये सेंस ट्राई किया घर पे। ये सीन जब मैंने देखा ना तो मेरे को वही सीन याद आया, कॉन्जरिंग वाला। कौन सा? ये चीज सेम टू सेम मूवी थी ना कॉन्जरिंग में। सिमिलर थी बट सेम टू सेम नहीं थी, पर ये वाला सीन था वो थोड़ा सा ज़्यादा रियल था देन द कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग थोड़ा लगता है कि फिक्शनल है, फिक्शनल लगता है कॉन्जरिंग थोड़ा सा, पर लेकिन ये मूवी इसलिए इतनी स्कैरी है बिकॉज इट सीम्स लाइक इट इज नॉन फिक्शनल। लगता है कि ये रियल एक्चुअली लगता है कि आप एंड इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी बट इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज अबाउट द कल्ट। ये जो कल्ट है, पेमेंट का कल्ट, उन्होंने अपने बारे में इतना एडवर्टाइज किया है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, उन्होंने इतना बोला है कि हम क्यों वर्शिप करते हैं, क्या करते हैं, हमने पेमेंट को देखा हुआ है, ये सब कुछ उन्होंने बोला हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत ऐसी स्टोरीज निकल के आई है जो लगती है कि ये तो भाई रियल है। तो जब वो सेंस करते तो फिर वो ट्राई करते चार्ली की स्पिरिट बनाने का, बट बिकॉज चार्ली इज नॉट चार्ली, चार्ली इज एक्चुअली पेमेंट, बिकॉज चार्ली की स्पिरिट उसमें कभी थी ही नहीं। चार्ली के अंदर हमेशा से बचपन से पेमेंट की ही स्पिरिट रही है। सो सिंस दे वर ट्राइंग टू कॉल चार्ली, दे एक्चुअली डिडंट कॉल चार्ली, दे कॉल्ड पेमेंट। ओह भाई। पेमेंट ने क्या किया, फर्स्ट जन जो उसको दिखा उसके अंदर वो घुस गया, उसको पोजेस कर लिया। हाँ, और वो एनी क्यों थी, बिकॉज एनी वाज इन अ वल्नरेबल स्टेट। अब एक बच्चा मारा है, उसका बहुत लो फील कर रही थी, वो बहुत डेस्परेट थी टू सी हर चाइल्ड अगेन, टू हियर हर चाइल्ड अगेन। तो उसको सबसे जो वीक पर्सन दिखा उस रूम में वो एनी थी, तो उसको पोजेस कर लिया। अब बिकॉज उसको पोजेस किया था तो बहुत बकचोदियाँ हुई हैं उस घर में, और बहुत स्कैरी बकचोदियाँ हुई। उसमें से एक सीन ऐसा था कि सो एनी को बहुत बचपन से एक प्रॉब्लम थी स्लीप वॉकिंग की, और उसने बताया भी था कि उसने भाई वो सीन तो बहुत ही खतरनाक है। और उसने बताया था मूवी में कि एक बार वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी और वो चार्ली और पीटर के कमरे में गई, और जब वो उठी तो उसने रियलाइज़ किया कि चार्ली और पीटर दोनों पेंट थिनर में कवर्ड है जो कि फ्लैमेबल होता है, और उसके हाथ में एक माचिस है उसके हाथ में। तो बेसिकली what she was trying to say is that she almost killed both of her kids through sleepwalking. तो इससे समझ में आता है कि एनी को ट्रॉमा तो है ही, और एनी पागल है टोटली। तो अब ये सीन के बाद मेरे को हाउसफुल याद आ गया। कौन सा हाउसफुल? कौन सा सीन? वो बोमन ईरानी को आदत होती है ना नींद में चलने की। हाँ, बेसिकली वही होता है। आनी को आप बोमन ईरानी समझ लो। वॉल्यूम कम कर। तो एनी सिंस उसको उसके अंदर पेमेंट ऑलरेडी होता है, तो अब वो अगर स्लीप वॉकिंग करती है तो कुछ ना कुछ वो खराब चीज़ ही करने वाली है। तो अभी जो खराब चीज़ करती है वो इज दैट शी रिक्रिएट्स हर पास्ट एक्सपीरियंस। जो पेंट थिनर वाला ड्रीम था उसका, वो फिर से होता है, और इस बार बहुत क्लोज थी वो अपने बच्चे को जलाने में। बट थैंकफुली वो जग जाती है उस टाइम पे, बट सिंस शी इज पोजेस्ड उसको कुछ ध्यान नहीं पड़ता है, वो अपने ही वाइब में जी रही होती है। अब सेकेंड टाइम वो जब स्लीप वॉकिंग करती है तब उसको ये रियलाइज होता है, कुछ रियलाइज नहीं होता है एक्चुअली में। वो जाती है पीटर के कमरे में, वो चाकू होता है? नहीं, चाकू का सीन बाद में आता है। अच्छा। पहले वो रियलाइज करती है कि वो जाती है तो फिर वो देखती है कि पीटर सोया हुआ है, पर वो थोड़ा सा पास में जाती है तो देखता है कि उस पीटर के पूरे चेहरे पे चींटियां हैं। ना एंड्स हैव अनदर सिंबलिज्म हियर, बिकॉज एंड्स को हमने देखा था बिकॉज चार्ली का जो कटा हुआ सर है वो दिखाया था एक सीन में थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए, थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग था वो हमारे व्यूअर्स के लिए। पर उसमें ऐसा दिखाया गया था कि चार्ली का जो सर है उसके अराउंड एंड्स घूम रही है, बिकॉज एज एंड्स डू दे ईट डिकम्पोज मटीरियल समटाइम्स।
तो वो दिखाया था, तो उसका सिंबलिज्म सेम चीज़ दिखाई चार्ली के ऊपर कि चार्ली के साथ भी सेम चीज़, चार्ली के साथ नहीं सॉरी पीटर के साथ भी सेम चीज़ हुई। तो ये देख के एनी पागल हो जाती है, जितनी पागल थी उससे ज़्यादा पागल हो जाती है। तो अब एनी को चढ़ गई है, एनी कुछ भी कर रही है, उसको बेसिकली ध्यान नहीं पड़ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। कुछ भी ट्राई कर रही है वो टू ट्राई टू ब्रिंग हरसेल्फ बैक टू लाइफ। अब इन सब के बीच में जो पीटर है उसका एक बड़ा पार्ट आता है कि पीटर, पेमन को पीटर चाहिए बेसिकली, क्योंकि वो मेल्स ज़्यादा प्रीफर करता है इसीलिए। हाँ, और पीटर जो है वो भी एक ट्रॉमा चाइल्ड है एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी वनरेबल पर्सन, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, वो सेंसिटिव आदमी है। तो पेमन को लगता है कि भाई ये तो अपने को चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए। तो पेमन ट्राई करता है कि कैसे भी करके पीटर के अंदर अपने घुस जाए। इन सब के बीच में एनी को रियलाइज़ होता है कि भाई ये सब गलत हो रहा है, और वो अपनी मदर की बिलोंगिंग के थ्रू रेफर करती है। तो उसको ये भी पता चल रहा है कि जो उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड थी वो उसकी माँ की भी दोस्त थी, और उनका ये पूरा कल्ट चल रहा है जो ये लोग वर्शिप करते हैं किंग पेमन को। और वो ट्राई करती है कि पेमन को निकाल दिया जाए अपनी बॉडी से। अब पेमन का एक सोर्स होता है, पेमेंट भी लाइक आया हूँ कुछ तो लेकर जाओ। पेमन का एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि होता है एक बुक। चार्ली जो है वो बहुत ज़्यादा स्केचिंग करती थी, और उसकी स्केच बुक के थ्रू पेमन उस घर में घुस जाता था। अब बिकॉज वो स्केच बुक अभी भी इंटैक्ट थी, तो पेमन का मेन पावर सोर्स अभी तक जिंदा है। तो एनी ट्राई करती है कि उसका पावर सोर्स हम लोग डिप्लीट कर दें, पर लेकिन शी डज नॉट रियलाइज दैट सिंस दैट इज कनेक्टेड टू पेमन इटसेल्फ द बुक, अगर वो उस बुक को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करेगी तो वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। शी इज बेसिकली किलिंग हरसेल्फ इफ शी किल्स द बुक। तो एक सीन में वो ट्राई करती है कि अपने हस्बैंड, उसके हस्बैंड का नाम क्या था, वाईफाई, स्टीव का बोलती है वो कि भाई तू कर दे, हमसे ना हो पाएगा। तो उसको बोलती है कि ये रही बुक, जला दे इसको। जलाने जाता है, वो बोलता है कि भाई मैं नहीं कर सकता। तो बस एनी वो बुक को लेके फेंक देती है फायर में, कि मतलब बोलती कि अब नहीं हो रहा मेरे से, मेरे को करना ही पड़ेगा कुछ इसके बारे में। तो उसको लगा था कि मैं खुद जलने वाली हूँ, पर इन टर्न स्टीव जल जाता है। बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी, लगा नहीं था स्टीव जलेगा, पर लेकिन इस मूवी का एंड कंक्लूजन ये है कि सब मर जाते हैं। हाँ, मतलब इसका कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं है, बस मेरे को इसका एंड समझ में नहीं आया था। मैं आने की ट्राई कर रहा हूँ उस पर। तो जब स्टीव मर जाता है तो एनी डबल पागल हो जाती है, क्योंकि एनी का जो बॉडी है वो पेमन कंप्लीटली टेक ओवर कर देता है उस चीज़ को। और इस टाइम पे पेमन थोड़ा हद तक पीटर को भी कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए पीटर का वो स्कूल वाला सीन आता है। भाई वो सीन है ना, आप मानोगे नहीं, वो जब सीन आया ना, मैं जब मूवी देख रहा था वो सीन मैंने रिपीट पे 5 बार देखा है। क्यों? पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा scary scene था। बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग। हाँ, उसकी एक्टिंग, क्योंकि एलेक्स वुल्फ जो है वो एक्ट बहुत करना ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट है वो। एलेक्स वुल्फ इज अ वेरी गुड हॉरर एक्टर। उसने जितने भी हॉरर मूवीज की है, और कोई थी? उसने बहुत हॉरर मूवीज की है। क्या बात है। एलेक्स वुल्फ का मेन यूएसपी यही है कि उसको हॉरर मूवीज में एक्ट करना बहुत अच्छे से आता है, और उसका जो भाई है नैट वुल्फ, उसको इमोशनल मूवीज में एक्ट करना बहुत अच्छे से। ओ अच्छा, ये अभी ओल्ड पीक में भी है वो। मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली जो भी मेन स्ट्रीम हॉरर मूवीज है, तो जो मेन स्ट्रीम ट्रॉमेटिक मूवीज है, उसमें एलेक्स वुल्फ ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या बात यूजुअली एलेक्स वुल्फ उसमें होता ही, वो और उसका भाई नैट वुल्फ दोनों बहुत अमेजिंग एक्टर्स है, दोनों ने बहुत अच्छी मूवीज की हुई है। भाई वो सीन तो क्रेजी था, बहुत ही मस्त था। तो वो नेक्स्ट ओपेनहाइमर में भी है। अच्छा है, हाँ, मजा आएगा, कमिंग मजा सून। अब उसको देखने का पता लगेगा, मजा आया। और ये मजा मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। तो पीटर अपना सर
फोड़ने का ट्राई करता है अपनी स्कूल की डेस्क पे। अब उसको घर बुलाया जाता है, घर जाने के बाद वो सो जाता है बिकॉज पीटर का काम ही है, पीटर सो जाता है। पीटर का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन लिखो, पीटर खावानू पीवानू सुई जवा। पीटर के नीचे लिखा होगा ही स्लीप्स। तो सो जाता है, पर वो जब उठता है तब जो ये स्टीव के जलने वाला कांड होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है और एनी कंप्लीटली पोजेस हो चुकी होती है। अब मेन चीज आती है, अब ये सबसे स्कैरी पार्ट है मूवी का। इससे ज़्यादा कुछ स्कैरी नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मैंने कोई मूवी में आज तक इतना स्कैरी सीन नहीं देखा है। एनी बनती है स्पाइडरमैन। वो जैसे ही पीटर उठता है सबसे पहली चीज अपने देखते हैं कि उसके पीछे उसकी माँ दीवार पे चिपकी हुई है। फुल कैरी स्पाइडरमैन हो रखी है वो, माइल्स मोरालेस बन चुकी है वो। और वो उसको फॉलो कर रही होती है। पीटर को अब रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब अपनी लगने वाली है, तो वो ट्राई करता है कि कैसे भी करके अपने थोड़ा सा कम बैक टू लाइफ हुए। थोड़ा पीटर भी लगा रे मोरी मैया। उनका देख लिया और एक्चुअली मोरी मैया। तो वो ट्राई करता है कि सिचुएशन जो है उसको असेस किया जाए और थोड़ा सा डायग्नोस्टिकली उसको बेटर किया जाए। पर वो जब लिविंग रूम में पहुंचता है तो फिर माँ स्पाइडरमैन है, तो माँ तो अपने खुद के वाइब में चल रही है। और तभी उसको एक कल्ट मेंबर देखता है, पूरा नंगा, फुल नंगे हो रखे हैं ये लोग। 1 डिग्री वेदर चल रहा है, ठंड पड़ रही है बाहर। मेरे को बस वहां पे कंफ्यूजन था कि वो एक्चुअली क्या हुआ। तो जो वो नंगा आदमी था वो एक कल्ट मेंबर लेकिन था। वो एकदम से उसके घर के वहां कैसे आ गए? तो उनको पता चल गया था ये कि एनी ने पेमन को बुला लिया है और वो पोजेस हो गई है। और वो पोजेस हो गई है, ये कल्ट मेंबर्स को पता चल गया था। तो बिकॉज पता चल गया था उनको, तो उनको लगा कि अब अपने को पेमन के पास रहने का है, अपने को और कुछ काम नहीं करने का है। अपना यही सोल मोटिव है इन लाइफ, टू स्टे विद पेमन, टू किस पेमन्स एस। अब पेमन्स एस इज ऑल्सो एनीज एस। नाउ दे कांट किस एनीज एस बिकॉज एनी वुमन और अपने सेक्सिस्ट है। अरे भाई, तो एनी जो है वो पीटर को चेस करने लगती है, और जो चेस सीक्वेंस है ट्रूली इससे ज़्यादा हॉरिफाइंग चेस सीक्वेंस मैंने आज तक नहीं देखा है। बिकॉज देखो तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी मैं कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा इसमें, बिकॉज ये सब अबे क्या सब कुछ तो रिवील कर दिया। हाँ, पर लेकिन ये बात करने वाली चीज़ नहीं, ये देखने वाली चीज़ है। इट्स अ वेरी विजुअल मूवी, इट्स नॉट अ वेरी, you can't talk about this movie basically, it's you have to see it to believe it. अब पीटर जो है वो एटॉमिक अभी जैसे ह्यूमन राइट्स देखो, लेकिन समझ जाओ आप। ठीक है, बहुत डार्क ह्यूमर हो गया। पीटर एटैक में खुद को बंद कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि वाह, एटैक में तो वो घुस ही नहीं सकता है, एज इफ इट इज अ रियल पर्सन नॉट अ स्पिरिट। एटैक में तो घुस ही नहीं सकते। तो एटैक में घुस गया वो, बट एनी भी एटैक में होती है। अब एनी अटैक में होती है, पर उसका जो रिवील है, एनी का रिवील कि वो अटैक में भी है, वो रिवील बहुत ज़्यादा क्रेजी रिवील है। वो लेविटेट कर रही होती है और स्टील वायर से अपना खुद का सर काट रही होती है। भाई एग्जैक्टली, यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। देखोगे समझ में आ जाएगा, पर मैं रेकमेंड करूँगा मत देखो। बिकॉज पागल हो जाओगे ये देखने के बाद। तो फिर उसके बाद जब वो सर काटने लग जाती है तो बाकी सारे फॉलोअर्स भी एटैक में पहुंच जाते हैं। अब पीटर को लगता है कि भाई अब नहीं होने वाला मेरे से, मेरे को और जिंदगी नहीं जीनी है, सब कुछ देख लिया मैंने, आई हैव सीन टू मच। तो लगता है कि भाई अपने अब मर जाते, हो गया अपना काम। तो वो छलांग मार देता है। तो वो छलांग मारता है और इंस्टेंटली मर जाता है। नाउ सिंस एनी इज आल्सो डेड बिकॉज अपना सर काट चुकी है वो कंप्लीटली, पेमेंट की जो स्पिरिट है वो घूम रही है, दुन 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 घूम रही है, घूम रही है। और सिंस पीटर भी मर चुका है तो बोलता है पीटर तो मर गया, पीटर की बॉडी का क्या काम है, अपने ले लेते पीटर की बॉडी।
तो वो जाके घुस जाता है पीटर की बॉडी में। आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा तो पेमन इज डिपिक्टेड एज अ ब्लू लाइट, एक छोटी सी लाइट होती है ब्लू कलर की जो घूमती रहती है हर जगह। मूवी में बहुत जगह ये नोटिस किया होगा, आपने नहीं किया होगा तो फिर नोटिस करना। ओ भाई, इस तरह की बेसिकली कि पेमन की लाइट अगर दिखती है तो फिर ही इज अराउंड एसेंशियली। फिर वो पीटर के अंदर घुस जाता है और पेमन जो पीटर बन चुका है उसको बिलीव नहीं होता कि उसका जो मिशन था वो एक्चुअली सक्सेसफुल हो चुका है। ही इज एक्चुअली पोजेस्ड अ मेल बॉडी। उसके फॉलोअर्स फिर उसको बुलाते हैं ट्री हाउस में। ट्री हाउस का भी एक अलग बकचोदी, वो भी देखने से ही यू विल बिलीव इट। तो ट्री हाउस में बुलाते हैं उसको, वहाँ उसको बहुत चीज़ें दिखती है जो हम बता नहीं सकते, बताने पे भी मुझे उल्टी आ रही है। तो उसको बहुत चीज़ें दिखती है, उसको रियलाइज़ होता है कि भाई अब अपना काम हो गया, ये हमारे फॉलोअर्स हैं, ये हमारे चुम्मेश्वरी लोग हैं, इनके साथ अपना जीवन बसा सकते हैं हम। तो वो बच जाता है उनके साथ और उसको क्राउन किया जाता है। तो बोला जाता है कि यू आर नाउ किंग पेमन, यू आर आवर सेवियर एंड वन एंड ओनली ट्रू गॉड एंड ऑल वी वांट फॉर यू फ्रॉम यू इज योर पावर्स। मतलब पैसा चाहिए अपने को, तो तू पैसा देगा, अपने वसूली। ये सीन अगर बॉलीवुड में होता तो ऐसे हम साथ साथ की तरह एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जन्मों के साथ ही अब हम जन्मों तक ही साथ रहेंगे। नाउ देयर इज अ रीजन फॉर द कल्ट मेंबर्स बीइंग नेकेड, बट इतना मैंने रिसर्च नहीं किया है कि मुझे समझ में आया कि व्हाई दे वर नेकेड, बट ऑल ऑफ देम वर नेकेड। न्यूडिटी बहुत है इस मूवी में, पर लेकिन सिर्फ लास्ट पार्ट लास्ट में ही है। तो अगर मजे करने हैं तो लास्ट पार्ट देख लो। एक्टिंग कैसे लगी? इसमें एक्चुअली मेन चीज एक्टिंग ही थी, बिकॉज अगर एक्टिंग अच्छे से नहीं होती तो फिर कोई भी सीन पुल ऑफ नहीं होगा। हाँ वो भी है, क्योंकि जो सिनेमैटिक्स हैं वो तो अच्छे हैं ही, पर लेकिन जिस तरीके से मूवी लिखी गई है, अगर एक्टर्स को स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है, जो फ्लो में जो मूवी चलती है ना, डायलॉग राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ बहुत इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द इमोशन दैट इज सपोज्ड टू बी फेल्ट। अगर एक्टर्स को वो एसेंस समझ में नहीं आता कि हमें एक्चुअली क्या अंदर से फील होना चाहिए, अगर वो मेथड एक्टिंग नहीं करते, क्योंकि इसमें दिख रहा था कि उन्होंने एक्चुअली मेथड एक्टिंग की, उन्होंने अपने खुद के ट्रॉमा जो उनकी पर्सनल लाइफ में हुआ है उसको इनकलकेट करने की ट्राई की है। मुझे लगता है ना हैरी एस्टर को बहुत अच्छी तरीके से आता है वो एक्टर्स में से निकालने, कास्टिंग करनी उसको। एग्जैक्टली। नाउ इवन दो ही इज नॉट द कास्टिंग डायरेक्टर, बट उसको पता है, पता है कि क्या टारगेट ऑडियंस है, उसके क्या टारगेट कास्ट करनी चाहिए। जबरदस्त। ही इज अ सिनेफाइल, सो एवरी सिनेफाइल नोज दैट एवरी सिंगल एक्टर हैज देयर ओन पर्सनल स्टाइल ऑफ एक्टिंग। हम एक्टर्स आर मोर डाइवर्स देन अदर्स, बट जो हैरी एस्टर एक्टर्स को चूज करता है वो डाइवर्स नहीं होते। उनको एक ही चीज़ आती है कि लोगों को डराना कैसे है। उसने ये चीज़ उसकी हर एक मूवी में बहुत अमेजिंगली की है और आशा है कि आगे भी करते रहें। तो अपने अभी वो पिग भी देखनी बाकी है ना, पिग तो और जो अभी मूवी है वो द वेल आने वाली है, वो भी वेल तो देखनी है, पर वेल शायद इंडिया में रिलीज होने वाली है नहीं। आई थिंक होगी यार, होनी चाहिए, पर अगर नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं से देखनी पड़ेगी दोस्तों से। अपने दोस्तों सुमर है ही। तो पिग के अलावा भी एक मूवी है जो मुझे बहुत टाइम से देखनी है, पाकिस्तानी मूवी है। तो अगर कोई भी इधर हिंदुत्व सपोर्टर है तो फिर बंद कर दो वीडियो, अभी से ही बोल रहा हूँ मैं। पाकिस्तानी मूवी है, उसका नाम मैं क्यों भूल रहा हूँ, अभी फिल्म फेस्टिवल में आई थी। और पाकिस्तान की फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पाकिस्तान हैड नॉट बीन एबल टू एंटर द ऑस्कर्स, बट दिस इज इट्स फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री इनटू द ऑस्कर्स थ्रू दिस मूवी। अब मैं क्यों मूवी का नाम भूल रहा हूँ मुझे पता नहीं, अभी अपना रिसर्च करेंगे इसके बारे में। मूवी का नाम बता दीजिए मेरे सामने, पाकिस्तानी मूवी इन द ऑस्कर्स। जॉयलैंड जो मूवी है उसका ट्रेलर देखती समझ में आ गया था कि ये मूवी मस्त होने वाली है। मतलब बस क्या बात है, मस्त होने वाली मस्त है। तो ये मूवी भी देखेंगे, पर ये एज टाइम गोज ऑन देखेंगे। पर मेरे को हेरिडिटरी के कंपैरिजन में जो एक मूवी मैंने देखी थी, मैंने एक्चुअली कल ही मूवी देखी थी,
अब मुझे हेरिडिटरी के साथ बहुत कंपेयर करने का मन किया इसको, बिकॉज कौन सी? टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। अरे यार मैंने मूवी के बारे में सुना बहुत है लेकिन देखी नहीं है। टेक्सास चेनसॉ मैसेकर बहुत लंबी फ्रेंचाइज है वो भी, और मेरे को वो पर्ज वाली जो पूरी सीरीज है ना वो भी देखनी है। पर्ज तो अच्छी है ही, पर लेकिन जो ओरिजिनल टेक्सास चेनसॉ मैसेकर है जो 1974 वाला है, वो एक ऐसी मूवी है जो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मूवीज आई एवर सीन, 1 hour 23 minutes की मूवी। पर्ज भी वैसी ही है सारी मूवीज, पर्ज का तो पूरा सीरीज भी है। पर्ज के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर लेकिन जो टेक्सास चेनसॉ मैसेकर मैंने देखी तो फिर मुझे समझ में आया था कि 70s का जो सिनेमा था उसका लेवल क्या था। एंड उसका जो डायरेक्टर है, मैं नाम भूल गया उसका, ही हैज़ आई थिंक मेड सिनेमैटिक मास्टरपीसेस बिकॉज ही रियली नोज हाउ टू create the environment that is suitable for the movie. Texas Chainsaw Massacre का जो environment है, it is not supposed to be very high end, cinematically pleasing बिल्कुल भी नहीं है, पर लेकिन because it is not cinematically pleasing, because ऐसा लगेगा कि किसी ने अपने camcorder से शूट किया है ये मूवी, because it is grainy, it is ऐसा लग रहा है कि पूरी मूवी पे जो CPI इफेक्ट नहीं होता वो डाल दिया है। ग्रेनी मूवी है बिकॉज 70s की मूवी है, अच्छे कैमरा क्वालिटी नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स वो ऑब्जेक्टिव नहीं था मूवी का, और बहुत येलो मूवी है। वो लाइट हाउस था वैसा? नहीं, लाइट हाउस एक्चुअली बहुत सिनेमैटिकली रेलेवेंट थी, और लाइट हाउस के बारे में कभी और बात करेंगे, बहुत लंबा बात हो सकता है लाइट हाउस के बारे में। पर टेक्सास चेनसॉ मैसेकर एक ऐसी मूवी है जो मुझे काफ़ी अफेक्ट की है, बिकॉज मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी देखूंगा, बिकॉज पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ स्लैशर्स, बट सिंस ये बहुत ज़्यादा हाईली रेटेड मूवी थी ऑफ ऑल टाइम, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मूवीज ऑफ ऑल टाइम, हाईएस्ट रेटेड स्लैशर मूवी ऑफ ऑल टाइम, मेरे को लगा कि इट डिजर्व्स टू बी वॉच्ड एटलीस्ट वंस। बट चलो मैं देखता हूँ इसको, मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ विथ हेरिडिटरी, बिकॉज हेरिडिटरी में जितना गोर दिखाया है और जितना ब्लड दिखाया है, a very similar amount of gore is seen in Texas Chainsaw Massacre, even though because it was in the 70s इतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, बिकॉज फिर जो हमारे सर्टिफिकेशन बोर्ड्स हैं वो इस फिल्म को आगे बढ़ने नहीं देते उस टाइम पे। अब बढ़ने दे सकते हैं, अभी जो नई वाली टेक्सास चेनसॉ मैसेकर निकली है जो नेटफ्लिक्स पे निकली है, इट इज़ मोस्टली द सेम स्टोरी बट विद जस्ट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड, एक खून ही खून। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो हेरिडिटरी मूवी है, अगर इसका कंपैरिजन कोई बॉलीवुड मूवी से करना हो तो कौन सी मूवी से करोगे? आई नो दैट्स अ जोक कमिंग, तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करूंगा। कौन सी मूवी? 1920 देखी है क्या? हाँ। पर देखो वो मूवी है ना, मेरे को पसंद तो बहुत है, मजा दी थी वो मूवी भाई। देखो बहुत क्रिंज है पर मजा आ दिया भाई, थोड़ा सा मजा तो आया था, थोड़ा सा मजा आया था, मेरे को तो बहुत मजा आया था। पहली बार देखा था तो गांड तो फटी थी मेरी। और वो जो सीन है वो ऐसे ऊपर उतर के आते हैं, टिक टॉक टिक, याद मत दिलाओ, मेरी इधर ही फट के चाल हो जाएगी। तो यही था बस हेरिडिटरी का, क्या बोल सकते हैं। अब अगली मूवी जो हम करने वाले हैं, इट इज अ बैंगर ऑफ अ मास्टरपीस मूवी। अभी नाम नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, पर डायरेक्टर का नाम बोलेंगे, अन्विता दत्त। अन्विता दत्त ऐसी डायरेक्टर है ना ये, यू आर अ लेजेंड। अगर आप देख रहे हो, आई एम नॉट, कभी नहीं देखोगे आप लोग, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये वीडियो देखोगे, पर वी रिस्पेक्ट यू सो मच, हैंड्स डाउन वी बाउ डाउन टू यू एंड वी वर्शिप यू एज अ डायरेक्टर। अन्विता दत्त, we love you. You are the only one who's gonna save this mess that has been created. That is called Bollywood. इतना बोल दिया है, अब it should be very clear to you कौन सी मूवी हम रिव्यू करने वाले हैं। अब until next time. Sayonara.